वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब हम स्टैंडर्ड जो हमारी आउटपुट है, यानी जो एक स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया हुआ है उसमें से जो हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है, जो एक्चुअल हमारी आउटपुट आई है, उन दोनों के डिफरेंस को जब हम स्टैंडर्ड वेरिएंस ओवरहेड रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा निकल कर आता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड बजटेड फिक्स ओवरहेड इज फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। यानी जब आपका एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है और जो आपके बजटेड फिक्स ओवरहेड है, अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी, कि रिटेंशन मनी जो है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वर्क सर्टिफाइड माइनस अमाउंट रिसीव्ड, ये होती है आपकी रिटेंशन मनी। तो इसे एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए कोई कार्य है जो 100 रुपीज़ के लिए है, जिसमें जो 70 रुपीज़ का वर्क है वो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आपको 60 रुपीज़ जो है वो मिले हैं। यानी 100 रुपीज़ का काम था, 70 का काम आपने कर दिया, लेकिन इस 70 में से आपको रिसीव कितना हुआ है? 60 रुपीज़। तो जो आपके 70 माइनस 60 यानी 10 रुपीज़ बचे हुए रह गए हैं, दैट इज रिटेंशन मनी। यानी जितना आपने काम कर दिया है या जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया है, जिस उसमें से माइनस कर देंगे हम अमाउंट रिसीव, तो जो हमारा बचेगा वो होगा हमारा रिटेंशन मनी। नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट फॉर पेपर इंडस्ट्री। जो आपकी पेपर इंडस्ट्री होती है वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट जो बताती है वो कैसे होती है? पर रिम। आपने देखा होगा कि जो हमारा पेपर होता है वो उसके रोल से बने हुए आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिम। तो ये कॉस्ट कैसे अपनी बताते हैं? पर रिम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वर्क सर्टिफाइड। फ्रेंड्स, ये आपका दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से, कि कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका कितना वर्क हो चुका है उसके अकॉर्डिंग जो आप ट्रांसफ़र करते हो प्रॉफिट को, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके 25% से भी कम है तो आपका जो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L होगा वो नील होगा। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम का वर्क सर्टिफाइड अभी किया है, यानी 25% से भी कम का अभी काम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका जो P&L में अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो नील होगी, यानी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर आपका वर्क 25 से 50% तक सर्टिफाइड हो चुका है तो आपका 1/3 पार्ट जो है वो आपका प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका वर्क सर्टिफाइड हो जाता है 50 से 90% तो आप 2/3 यानी 66.66% जो है वो प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कितना हिस्सा हमारा हो चुका है उसके हिसाब से हम P&L में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर वर्क सर्टिफाइड हुआ है 25% तो कोई अमाउंट P&L में ट्रांसफ़र नहीं होगी, जबकि 25 से 50% पर आप 1/3 जो आपको मिला है उसका 1/3 आप P&L में ट्रांसफ़र करोगे, और अगर 50 से 90% आपका वर्क सर्टिफाइड है तो 2/3%। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कितना वर्क हमारा सर्टिफाइड हो चुका है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि कितना वर्क सर्टिफाइड हो जाता है तब हम कैलकुलेट करते हैं कि P&L में कितनी अमाउंट जाएगी। तो उसी तरीके से कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी कितना वर्क आपका सर्टिफाइड हो चुका है, प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यानी कितना अभी सर्टिफाइड होने के लिए रह गया है, इन दोनों को प्लस किया है, माइनस प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व, और उसमें से हमें घटा देना है इस तरीके से कि ये आपने जितना भी प्रॉफिट एज अ रिजर्व कैप्ट किया होगा वो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे।
नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट, यानी जो आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है इसे आप 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, यह है एज पर एक्ट 2013 सेक्शन 53। इसमें बताया गया है कि प्रोहिबिट इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट, यानी आप सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग जो आपके शेयर्स हैं उन्हें डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एज पर 1956 हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते थे, लेकिन एज पर एक्ट 2013 ये प्रोहिबिट कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। कोई भी जो कंपनी है वो अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर्स, और उनके लिए जो सर्टेन कंडीशंस है उन्हें हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, यानी जो आपकी एक पब्लिक कंपनी है उसमें आपके मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। इसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग, यानी जो आपका MBO है वो किस पर बेस्ड करता है? कंट्रोलिंग पर। एंड सेकेंड थिंग मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि जो हमारा MBO है वो हमें किसने दिया है? पीटर F. ड्रकर ने। पीटर F. ड्रकर, इन्होंने हमारी ये टेक्निक दी थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के को लेकर आप जो है मैनेजमेंट करते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपके दिए थे किसने? हेनरी फेयोल ने, जो अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे ये वही वाले हैं। XY थ्योरी ये दी थी हमारी किसने? मैकग्रेगर ने। कई जगह फ्रेंड्स इनका नाम डगलस मैकग्रेगर भी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए यहाँ पे। XY थ्योरी में क्या था कि X जो थ्योरी थी वो हमारी थी नेगेटिव थ्योरी, जिसमें हम ये मानकर चलते थे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो काम से जी चुराते हैं, वो बहाने ढूंढते हैं कि काम से किस तरीके से बचा जाए। एंड जो वाई थ्योरी थी आपकी पॉजिटिव थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि जो एम्प्लॉय है वो वर्क करना चाहते हैं, उनको अगर आप कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको जो सारी सिचुएशन है वो दे, तो वो आपको एक अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा रिजल्ट जो है वो लाकर देंगे। तो XY थ्योरी हमारी दी थी किसने? मैकग्रेगर ने। इसके बाद Z थ्योरी जो थी वो दी थी हमारी डॉक्टर विलियम आउची ने। फ्रेंड्स, जो Z थ्योरी थी वो X और Y का मिक्सचर था, यानी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रखा गया था, कुछ नेगेटिव रखा गया था। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स आपका एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये आपकी कहाँ से निकलती है? थर्मल पावर प्लांट से, यानी जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी जो वेस्ट होती है वो कहलाती है हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है ब्रेंट इंडेक्स, तो फ्रेंड्स ब्रेंट इंडेक्स जो होता है वो आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिनोट करता है, यानी इससे हमें पता चलता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो क्या हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव दिया था हमारा चेस्टर्ड बनार्ड ने। एल्टन मेयो जो है वो एक अपनी जाने जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए, इन्होंने हमारी ये थ्योरी दी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ये इसके लिए विख्यात है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ CS यानी कंपनी सेक्रेटरी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी किसी भी कंपनी में जो आपकी CS होती है कंपनी सेक्रेटरी, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, सेम लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड इन 1956 ऑल्सो LIC, यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नेशनलाइज हुआ था कब? 1956 में। एंड ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये आपकी ओल्डेस्ट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि सेटअप हुई थी कब? 1906 में, यानी यहाँ पे ये सेटअप हुई थी और 1956 में, यानी आफ्टर 50 ईयर्स इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, तो जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर का वो कहलाता है कि आपका प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली अभी रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकाल करके प्राइवेट जो सेक्टर है उसके हाथ में किया जा रहा है, तो दैट इज प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है ऑडिटर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट एंड टू स्पीक इन द जर्नल मीटिंग, की ऑडिटर जो है उसको पूरा हक होता है जो आपकी मीटिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का और साथ ही उनमें बोलने का भी। तो ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 231 में। फ्रेंड्स, ऑडिटिंग जो है वो रिसेंटली हमारा UGC नेट में
ऐड किया हुआ है सब्जेक्ट, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें कि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका जो वर्क फोर्स है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो दी हुई है सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्पेशल प्लान मेड फॉर फेसिंग कंपटीशन, यानी जो कंपटीशन है मार्केट में उसको फेस करने के लिए जो हमारे स्पेशल प्लान बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्पान ऑफ मैनेजमेंट, तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यानी यहाँ पर ये बताता है हमें स्पान ऑफ मैनेजमेंट की जो एक मैनेजर है वो एक नंबर तक यानी एक लिमिट तक जो आपके एग्जीक्यूटिव है उन्हें सुपरवाइज कर सकता है। लाइक एज अ टीचर, एक जो टीचर होती है क्लास में वो मैक्सिमम 35 या 40 स्टूडेंट जो है उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। बट अगर हम क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर बढ़ा दे, लाइक 50 स्टूडेंट्स या फिर 60 स्टूडेंट्स कर दे, तो वहाँ पे क्या होगा कि क्लास का डिसिप्लिन जो है वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, क्लास अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर स्पान ऑफ मैनेजमेंट में दी हुई थी कि एक मैनेजर जो है वो एक नंबर तक एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें अच्छे से कंट्रोल करता है या फिर अच्छे से उन्हें सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट इज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है आपका कौन, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट पे आउट रेशो, इसे रेशो ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। पीवी रेशो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपका होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला आपका वर्क करता है तब जब आपको 2 ईयर्स के प्रॉफिट और 2 ईयर्स की सेल दी हुई होती है तब। तो हम क्या करते हैं कि दोनों जो ईयर के प्रॉफिट है उनका डिफरेंस देखते हैं अपॉन जो दोनों ईयर की सेल्स होती हैं उनका डिफरेंस देखते हैं और पीवी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता है नेट प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स अपॉन नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि पीवी रेशो होता है आपका क्या, नेट प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स अपॉन वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। बिकॉज जब हम नेट सेल्स में से वीसी माइनस कर देते हैं तो ये जो आपका पोर्शन बच जाता है इसे हम कंट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंडेंट हाउस इज सर्व्स एज मिडलमैन बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स फॉर गेटिंग ऑर्डर्स। जो आपका इंडेंट हाउस है वो एक मिडलमैन यानी बीच वाले व्यक्ति के तरीके से काम करता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, ताकि उनके बीच में जो गुड्स हैं उनका लेन देन ठीक तरीके से हो सके।